पहाड़ियों के बीच बसा देवगिरी गांव पहली नज़र में किसी तस्वीर जैसा लगता है। हरे भरे खेत, मिट्टी की खुशबू और शांत वातावरण। लेकिन इस शांति के पीछे एक गहरा सन्नाटा छिपा है जो बाहरी लोगों को असहज कर देता है। एक पुरानी खटारा बस रुकती है और उसमें से रवि उतरता है, और आंखों में एक नई शुरुआत की उम्मीद के साथ साथ एक अनजाना डर भी है। वो शहर की भागदौड़ से दूर यहां शांति की तलाश में आया है, यह शायद खुद से भागकर। जैसा सोचा था उससे भी ज्यादा शांत है। शायद यही चाहिए था मुझे। तभी उसकी नजर पास की एक दुकान पर पड़ती है, जहां पार्वती बैठी ग्राहकों का इंतजार कर रही है। रवि उसकी ओर बढ़ता है। नमस्ते। क्या आप बता सकती हैं कि पुरानी लाइब्रेरी किस तरफ है? मुझे वहीं जाना है। लाइब्रेरी? तुम नई लाइब्रेरियन हो क्या? शहर से आए हो? जी, मेरा नाम रवि है। मैं पार्वती। अकेले आए हो? हिम्मत है तुम्हारी। वो लाइब्रेरी बस नाम की ही लाइब्रेरी है, सालों से बंद पड़ी है। कोई उधर जाता नहीं। क्यों? सरकार ने मुझे इसीलिए तो भेजा है ताकि उसे फिर से शुरू किया जा सके। सरकार को गांव की हर बात कहाँ पता होती है। कुछ जगहें बंद ही रहें तो अच्छा है, खासकर सूरज ढलने के बाद तो उस तरफ बिल्कुल मत जाना। रवि को पार्वती की बातें अजीब लगती हैं, लेकिन वो इसे गांव का अंधविश्वास मानकर नजरअंदाज कर देता है। पार्वती उसे रास्ता बताती है, उस धूल भरी सड़क पर आगे बढ़ जाता है जो लाइब्रेरी की ओर जाती है। लाइब्रेरी एक पुरानी 2 मंजिला इमारत है जो बेलों और जंगली घास से ढकी हुई है। उसकी वास्तुकला शानदार है, लेकिन अब वो एक खंडहर जैसी लगती है। दरवाजे पर एक बड़ा जंग लगा ताला लटका है। दरवाजा चरमराते हुए खुलता है और अंदर से धूल और पुरानी किताबों की मिलीजुली गंध आती है। अंदर घुप अंधेरा है। हे भगवान, यहाँ तो सांस लेना भी मुश्किल है। पार्वती सही कह रही थी, सालों से कोई नहीं आया यहाँ। टॉर्च की रोशनी में लाइब्रेरी का मुख्य हॉल नजर आता है। ऊंची छत, दीवारों पर लकड़ी की बड़ी बड़ी अलमारियां जो छत तक पहुंच रही हैं, और बीच में धूल से ढकी कुछ मेजें और कुर्सियां। हवा में एक अजीब सी ठंडक है जो बाहर की गर्मी से बिल्कुल अलग है। रवि को लगता है जैसे कोई उसे देख रहा है। वो इस एहसास को झटक देता है। तभी उसे एक कोने से एक धीमी आवाज सुनाई देती है। वो चौंक कर उस तरफ अपनी टॉर्च घुमाता है। कौन है वहाँ? कोई जवाब नहीं आता। कुर्सी धीरे धीरे हिलना बंद कर देती है। रवि का दिल तेजी से धड़कने लगता है। वो सोचता है कि शायद हवा के झोंके से ऐसा हुआ होगा, लेकिन लाइब्रेरी की सारी खिड़कियां तो बंद है। वो हिम्मत करके आगे बढ़ता है। उसकी नजर एक बड़ी मेज पर पड़े एक रजिस्टर पर जाती है। वो उसे उठाता है और धूल साफ करता है। उस पर लिखा है लाइब्रेरी रिकॉर्ड्स 1985। वो उसे खोलता है। आखिरी एंट्री लगभग 40 साल पुरानी है। आखिरी लाइब्रेरियन का नाम था माया। वो धीरे धीरे लकड़ी की चरमराती सीढ़ियों की ओर बढ़ता है। हर कदम पर उसका दिल जोर से धड़कता है। ऊपर का माला और भी ज्यादा अंधेरा और डरावना है। वहां एक गलियारा है जिसके दोनों ओर छोटे छोटे कमरे हैं। आवाज सबसे आखिरी वाले कमरे से आई थी। वो उस कमरे के दरवाजे तक पहुंचता है जो थोड़ा सा खुला हुआ है। वो दरवाजे को धक्का देता है। अंदर एक छोटा सा स्टडी रूम है। जमीन पर एक किताब गिरी हुई है। ऐसा लगता है जैसे उसे किसी ने अलमारी से फेंका हो। रवि किताब उठाता है। ये काले चमड़े की जिल्द वाली एक पुरानी किताब है जिस पर कोई शीर्षक नहीं है। वो किताब खोलता है। पहला पन्ना खाली है। दूसरे पन्ने पर कांपती हुई लिखावट में कुछ लिखा है। तुम यहाँ क्यों आए हो रवि? क्या तुम सोचते हो कि इस धूल के नीचे अपने राज छिपा सकते हो? तुम उससे नहीं भाग सकते जो तुमने किया है। रवि के हाथ कांपने लगते हैं। ये उसकी कहानी है, उसके अतीत का वो काला अध्याय जिसे वो सबसे छिपाता फिर रहा है। कुछ साल पहले शहर की सेंट्रल लाइब्रेरी में उसकी लापरवाही से एक बहुत ही दुर्लभ और कीमती पांडुलिपि खराब हो गई थी। ये बात कुछ ही लोग जानते थे। यहां इस गुमनाम गांव में किसी को कैसे पता चला? किताब के पन्ने तेजी से पलटने लगते हैं। वे एक खाली पन्ने पर आकर रुक जाते हैं। रवि की आंखों के सामने खून जैसे लाल रंग की स्याही से उस पन्ने पर शब्द उभरने लगते हैं। उभरते हुए शब्द हैं,
भागो। रात भर रवि सो नहीं पाया। सुबह होते ही वो गांव के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति रमेश के घर पहुंचता है। रमेश अपने घर के बरामदे में बैठे हैं। रमेश जी, मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। आओ बेटा, बैठो। तुम्हारा चेहरा उतरा हुआ क्यों है? सब ठीक तो है? कुछ भी ठीक नहीं है। वो लाइब्रेरी, वो जगह, वो भुताहा है। रवि उसे पिछली शाम हुई सारी घटना बताता है। हिलती हुई कुर्सी, किताब का गिरना और उस पर लिखी डरावनी बातें। रमेश की आंखों में कोई आश्चर्य नहीं है, बल्कि एक जाना पहचाना डर है। मैंने तुमसे कहा था, पार्वती ने भी समझाया होगा। वो आधी रात की लाइब्रेरियन है, वो माया की आत्मा है। माया? वही जिसका नाम मैंने रजिस्टर में देखा था। क्या हुआ था उसके साथ? माया इस गांव की सबसे पढ़ी लिखी महिला थी। उसे किताबों से प्यार था। वो इस लाइब्रेरी की जान थी। लेकिन गांव वाले उसे शक की नजर से देखते थे। वे कहते थे कि वो काली शक्तियों को पूजती है। उसका ज्ञान ही उसका दुश्मन बन गया। मतलब? एक रात गांव में आग लग गई। लोगों ने इल्जाम माया पर डाल दिया। कहा कि ये उसी का किया धरा है। भीड़ ने अपना आपा खो दिया। उन्होंने उसे और उसकी किताबों को लाइब्रेरी के अंदर बंद कर दिया और बाहर से आग लगा दी। रवि के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ये तो भयानक है। किसी ने उसे बचाने की कोशिश नहीं की? डर बेटा, डर इंसान को अंधा और बहरा बना देता है। वो अंदर चीखती रही, मदद के लिए पुकारती रही, लेकिन कोई आगे नहीं बढ़ा। कहते हैं उसकी आत्मा आज भी उस लाइब्रेरी में अपनी किताबों के साथ कैद है। वो उन लोगों को नहीं छोड़ती जो उसकी शांति भंग करते हैं। वो उनके सबसे गहरे राज जानती है और उन्हें किताबों में लिखकर उन्हें पागल कर देती है। लेकिन मेरे राज उसे कैसे पता? वो सिर्फ एक आत्मा नहीं है, वो एक लाइब्रेरियन की आत्मा है। किताबें और कहानियां उसकी दुनिया हैं। वो हर कहानी जानती है, खासकर वो जिन्हें छिपाया गया हो। तुम उस जगह को छोड़ दो बेटा, ये तुम्हारे लिए नहीं है। रवि रमेश की बातों से डरा हुआ है, लेकिन उसका तर्कवादी मन इसे मानने को तैयार नहीं है। वो सोचता है कि शायद कोई उसे डराकर भगाना चाहता है। वो देवगिरी के छोटे से पुलिस स्टेशन पहुंचता है। इंस्पेक्टर विक्रम सिंह अपनी मेज पर बैठे हैं। मेरा नाम रवि है। मैं नया लाइब्रेरियन हूँ। मुझे पुरानी लाइब्रेरी के बारे में कुछ शिकायत दर्ज करवानी है। लाइब्रेरी? क्या हुआ? चोरी हुई? नहीं, मुझे लगता है कोई मुझे डराने की कोशिश कर रहा है। कोई वहां छिपकर। कहीं आपको वहां कोई हिलती हुई कुर्सी या उड़ती हुई किताबें तो नहीं दिखीं? कहीं किसी किताब पर आपका नाम तो नहीं लिखा था? रवि हैरान रह जाता है। आपको कैसे पता? सर, मैं यहां 5 साल से हूं। आपसे पहले भी 2 लोग उस पोस्ट पर आए और 1 हफ्ते के अंदर भाग गए। सब यही कहानी सुनाते हैं, माया का भूत, आधी रात की लाइब्रेरियन। ये सब गांव वालों का फैलाया हुआ अंधविश्वास है। तो फिर वो किताब, उस पर मेरी निजी बातें कौन लिख सकता है? देखिए, यह एक छोटा गांव है। यहाँ बातें आग की तरह फैलती हैं। हो सकता है आपने किसी से अपनी कहानी का जिक्र किया हो और किसी शरारती तत्व ने आपको डराने के लिए ये सब किया हो। मैं आपकी औपचारिक शिकायत दर्ज कर लेता हूँ, लेकिन मैं आपको सलाह दूंगा कि इन बातों पर ध्यान ना दें। आप मेरी बात पर यकीन नहीं कर रहे हैं। मैं सिर्फ सबूतों पर यकीन करता हूं सर, और भूतों के खिलाफ मैं एफआईआर दर्ज नहीं कर सकता। रवि निराश होकर पुलिस स्टेशन से बाहर निकलता है। अब वो अकेला है। उसे खुद ही इस रहस्य की तह तक पहुंचना होगा। डर के बावजूद रवि उस रात फिर से लाइब्रेरी जाता है। मैं फिर से लाइब्रेरी के अंदर हूँ। रात के लगभग 10 बजे हैं। अभी तक सब कुछ शांत है। मैं उस स्टडी रूम की जांच करने जा रहा हूँ। वो स्टडी रूम में दाखिल होता है। कल फेंकी हुई किताब अभी भी वहीं जमीन पर पड़ी है। वो उसे नहीं छूता। उसकी नज़र एक बंद दरवाजे पर जाती है जिस पर लिखा है मुख्य लाइब्रेरियन का कार्यालय। उस पर भी ताला लगा है। उसे लगता है कि इस कमरे के अंदर उसे कुछ सुराग मिल सकते हैं। अंदर का कमरा माया का निजी कार्यालय था। सब कुछ धूल में सना है, लेकिन करीने से लगा हुआ है। एक मेज, एक कुर्सी और दीवारों पर नक्शे लगे हैं। मेज की दराजें बंद हैं। वो पहली दराज खोलता है। उसमें कुछ सूखे हुए फूल और एक तस्वीर है।
तस्वीर में माया एक युवक के साथ खड़ी मुस्कुरा रही है। वो दूसरी दराज खोलता है। उसमें एक छोटी चमड़े की डायरी है। ये माया की निजी डायरी है। रवि का दिल धड़कने लगता है। शायद इसी में सारे जवाब छुपे हैं। वो डायरी खोलता है। शुरुआती पन्नों में किताबों और गांव के बारे में लिखा है, लेकिन जैसे जैसे वो आगे पढ़ता है, लिखावट घबराई हुई और डरी हुई लगने लगती है। आज मैंने उन्हें फिर देखा। गांव के सरपंच और उनके बेटे, वे जंगल के पास उस पुरानी जमीन के कागजात बदल रहे थे। वो जमीन तो गांव की है, वे उसे किसी बाहरी ठेकेदार को बेच रहे हैं। मैंने उनकी बातें सुन ली हैं। वे बहुत खतरनाक लोग हैं। उन्होंने मुझे देख लिया। उनकी आंखों में लालच और नफरत थी। मुझे डर लग रहा है। अगर मैंने किसी को कुछ बताया तो वे मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। मुझे सबूत इकट्ठा करने होंगे। मेरे पास सबूत हैं। मैंने असली कागजात इस लाइब्रेरी में ही कहीं छिपा दिए हैं, एक ऐसी किताब में जिसे कोई नहीं ढूंढ सकता। अगर मुझे कुछ हो जाए तो याद रखना, सच्चाई हमेशा पन्नों के बीच छिपी होती है। वे आज रात आ रहे हैं। इसके बाद के पन्ने खाली हैं। रवि को सब समझ में आ जाता है। माया को भूत प्रेत के लिए नहीं, बल्कि एक सच को उजागर करने के लिए मारा गया था। आग सिर्फ एक बहाना थी, असली मकसद सबूतों को नष्ट करना था। उसे अपने कंधे पर एक बर्फीला स्पर्श महसूस होता है। वो धीरे धीरे पलटता है। उसके ठीक पीछे माया का भूत खड़ा है। उसका चेहरा गुस्से से विकृत है, आंखें जल रही हैं और उसके शरीर से धुआं निकल रहा है। वो हवा में थोड़ा ऊपर उठी हुई है। तुमने मेरी डायरी पढ़ ली, अब तुम भी इस राज का हिस्सा हो। वे तुम्हें भी नहीं छोड़ेंगे। मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूं माया। मैं तुम्हारा सच सबके सामने लाऊंगा। सच? इस गांव में कोई सच नहीं सुनना चाहता। वे सब डरपोक हैं। उन्होंने मुझे जलते हुए देखा और कुछ नहीं किया। अब मैं उन्हें उनके डर की आग में जलाऊंगी। ये लाइब्रेरी मेरा मकबरा है और जो भी यहाँ आएगा वो यहीं दफन हो जाएगा। एक बड़ी अलमारी रवि की ओर गिरने लगती है। रवि चीखता है और आखिरी पल में एक तरफ कूदकर खुद को बचाता है। वो अपनी जेब से एक पुरानी चीज निकालता है, एक छोटा सा लॉकेट। ये उसकी माँ का था। वो उसे कसकर पकड़ लेता है और आंखें बंद कर लेता है। माया, मैं उनसे अलग हूं। मुझे न्याय पर विश्वास है। मुझे एक मौका दो। अचानक सब कुछ शांत हो जाता है। चीजें वापस अपनी जगह पर गिर जाती हैं। माया का भूत गायब हो चुका है। दरवाजा अपने आप खुल जाता है। रवि भागकर लाइब्रेरी से बाहर निकलता है। उसके हाथ में माया की डायरी है। रवि सीधे पुलिस स्टेशन पहुंचता है और माया की डायरी इंस्पेक्टर विक्रम की मेज पर रख देता है। इसे पढ़िए। ये सिर्फ एक भूत की कहानी नहीं है, ये एक हत्या और एक बहुत बड़े घोटाले का सबूत है। और आपको लगता है कि मैं 40 साल पुरानी एक डायरी के आधार पर गांव के सबसे शक्तिशाली लोगों के खिलाफ जांच शुरू कर दूंगा? इसमें सरपंच का जिक्र है, वही सरपंच जिनका परिवार आज भी गांव पर राज कर रहा है। देखिए, ये सब परिस्थितिजन्य सबूत हैं। डायरी कोई भी लिख सकता है। मुझे ठोस सबूत चाहिए, वो जमीन के कागजात जिनका इसमें जिक्र है। वो कागजात लाइब्रेरी में ही हैं। माया ने उन्हें छिपा दिया था। मुझे उन्हें ढूंढना होगा। ठीक है, आप ढूंढिए। जब तक आपके पास वो कागजात नहीं हैं, मैं कुछ नहीं कर सकता। लेकिन एक सलाह दूंगा, आप बहुत खतरनाक खेल खेल रहे हैं। अगर आपकी बातों में जरा भी सच्चाई है तो आपकी जान को खतरा है। रवि वापस लाइब्रेरी आता है। अब उसका मकसद सिर्फ भूत को समझना नहीं, बल्कि माया को इंसाफ दिलाना है। वो डायरी की आखिरी पंक्ति याद करता है, सच्चाई हमेशा पन्नों के बीच छिपी होती है। एक ऐसी किताब जिसे कोई नहीं ढूंढ सकता, इसका क्या मतलब हो सकता है? वो घंटों तक एक एक किताब की जांच करता है। वो पन्ने पलटता है, जिल्द देखता है, लेकिन उसे कुछ नहीं मिलता। हजारों किताबें हैं, ये तो भूसे के ढेर में सुई ढूंढने जैसा है। तभी उसकी नज़र लाइब्रेरी के चौकीदार कैलाश पर पड़ती है। वो चुपचाप एक कोने में खड़ा उसे घूर रहा है। कैलाश हमेशा से ही अजीब रहा है। वो किसी से बात नहीं करता, बस लाइब्रेरी के चक्कर लगाता रहता है। रवि को उस पर शक होता है। तुम यहाँ क्या कर रहे हो कैलाश? रखवाली, ये मेरा काम है। किसकी रखवाली? लाइब्रेरी की या इसके रहस्यों की? कैलाश कोई जवाब नहीं देता।
बस उसे घूरता रहता है और फिर चुपचाप वहां से चला जाता है। रवि का शक और गहरा हो जाता है। वो थक कर एक मेज पर बैठ जाता है। उसकी नज़र लाइब्रेरी के पुराने कैटलॉग सिस्टम पर जाती है और उसके अंदर पीले पड़ चुके कुछ मुड़े हुए कागज रखे हैं। ये वही जमीन के असली कागजात हैं। उन पर गांव की पंचायत की मोहर लगी है। ये एक अकाट्य सबूत है। जैसे ही वो कागजात हाथ में लेता है, लाइब्रेरी का मुख्य दरवाज़ा जोर से खुलता है। गांव का वर्तमान सरपंच, जो उस पुराने सरपंच का बेटा है, अपने कुछ आदमियों के साथ अंदर खड़ा है। उनके हाथ में लाठियां हैं। कैलाश भी उनके साथ है, सिर झुकाए खड़ा है। मैंने सोचा था कि तुम शहर के लड़के हो, डर कर भाग जाओगे, लेकिन तुम तो बहुत बहादुर निकले। वो चीज हमें दे दो और हम तुम्हें शांति से जाने देंगे। तो ये सब तुम लोगों का किया धरा है? कैलाश, तुम भी इनके साथ मिले हो? इन्होंने मेरे परिवार को मारने की धमकी दी थी, मैं मजबूर था। अब जब तुमने सज्जान ही लिया है तो हम तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ सकते। तुम्हारा भी वही हश्र होगा जो उस लाइब्रेरियन का हुआ था। सरपंच के आदमी रवि की ओर बढ़ने लगते हैं। रवि पीछे हटता है, कागजात कस कर पकड़े हुए। अब बचने का कोई रास्ता नहीं है। माया का भूत अपने सबसे भयानक रूप में प्रकट होता है। उसकी आंखें लाल अंगारों की तरह जल रही हैं और उसका शरीर लगभग पारदर्शी है। वो हवा में तैरती हुई सरपंच की ओर बढ़ती है। तुमने सोचा था कि तुम सच्चाई को जलाकर राख कर दोगे। सच्चाई कभी नहीं मरती। तुमने मुझसे मेरी आवाज छीन ली, लेकिन आज ये पूरी लाइब्रेरी मेरे लिए चीखेगी। सरपंच डर के मारे जमीन पर गिर जाता है। उसके आदमी चीखते हुए भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन लाइब्रेरी के दरवाजे और खिड़कियां अपने आप बंद हो गए हैं। अदृश्य ताकतें उन्हें हवा में उठाकर दीवारों पर पटकती हैं। सिर्फ रवि और कैलाश को कोई नुकसान नहीं होता। माया का गुस्सा सिर्फ दोषियों पर केंद्रित है। माया सरपंच के ठीक सामने आकर रुकती है। तुमने और तुम्हारे बाप ने मुझसे सब कुछ छीन लिया, मेरा काम, मेरी किताबें, मेरी जिंदगी। अब मैं तुमसे तुम्हारी सांसें छीनूंगी। नहीं माया, रुको। अगर तुमने उसे मार दिया तो तुम में और इन लोगों में कोई फर्क नहीं रह जाएगा। न्याय और बदला एक ही चीज नहीं है। माया एक पल के लिए रुकती है और रवि की ओर देखती है। तुम्हें इंसाफ चाहिए, है ना? असली इंसाफ कानून के जरिए मिलेगा। मेरे पास सबूत हैं। इन्हें इनके किए की सजा मिलेगी, लेकिन इस तरह नहीं। माया का गुस्सा धीरे धीरे शांत होता दिखता है। तभी पुलिस का सायरन सुनाई देता है। इंस्पेक्टर विक्रम अपनी टीम के साथ वहां पहुंचते हैं। शायद कैलाश ने उन्हें खबर कर दी थी। वे अंदर का नजारा देखकर दंग रह जाते हैं। इंस्पेक्टर विक्रम रवि के हाथ में कागजात देखते हैं। लगता है आपको अपने सबूत मिल गए। पुलिस सरपंच और उसके आदमियों को गिरफ्तार कर लेती है। जैसे ही वो लाइब्रेरी से बाहर जाते हैं, माया का भूत धीरे धीरे शांत होकर रवि के सामने आता है। अब उसके चेहरे पर गुस्सा नहीं, बल्कि एक तरह की शांति है। धन्यवाद रवि, तुमने मेरी कहानी को आवाज दी। अब मेरी किताबें? मैं तुम्हारी किताबों का ख्याल रखूंगा। ये लाइब्रेरी अब सिर्फ एक इमारत नहीं, बल्कि तुम्हारी विरासत होगी। यहाँ लोग ज्ञान के लिए आएंगे, डरने के लिए नहीं।